प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम दो धन पूर्णांक संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5 और 7। अब इन दोनों धन पूर्णांकों में जो बड़ी संख्या है उसे हम छोटी संख्या के गुणन के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 7 को 7 बराबर 5 गुणे 1 धन 2। इसी तरह से एक और दो धन पूर्णांक हम लेते हैं 9 और 13। अब यहाँ पर इसमें हम जो 13 लिखा हुआ है, इस 13 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 1 धन 9 1 के 9 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 13। इसी तरह से एक और लेंगे, जैसे हमने लिया 15 और 63। तो यहाँ पर हम जो बड़ी संख्या 63 है इसे लिख सकते हैं ऐसे 15 गुणे 4, 15 चौके 60 और इसमें 3 जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा 63। ऐसे ही जैसे हम लेते हैं 4 और 25, तो यहाँ पर हम 25 को लिख सकते हैं 25 बराबर 4 गुणे 6, 4 छंग 24 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 25। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों में हम कर क्या रहे हैं कि बड़ी दो धन पूर्णांक संख्याएं लिए, जिसमें बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या के गुणन के रूप में लिखने का प्रयास किए। तो इस तरह से हम उसे देख रहे हैं कि लिख सकते हैं। और ये जो लिखने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो हम पहले भाग दिया करते थे उस भाग देने की प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे अगर इस 5 और 7 में अगर इस 5 से हम 7 को भाग देते हैं तो हम देखते हैं ये एक बार जाएगा, यहाँ 5 आएगा और ये हमारा 2 बचता है। इसी तरह से अगर हम 13 को भाग देंगे 9 से, 13 को 9 से अगर आप भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, 9 आएगा और यहाँ पे शेष 4 बचता है। इसी तरह से आप 63 को भाग दीजिए 15 से तो 4 बार में जाएगा, ये 60 आएगा और यहाँ 3 रिमाइंडर बचता है यानी शेष बचता है। ऐसे ही 25 को जब आप भाग देते हो 4 से तो क्या बचता है, 6 बार जाएगा, 24 आएगा और यहाँ बचेगा आपका एक आपका शेष बचता है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे किसी भी भाग में आप देखिए तो इसे आप क्या लिख सकते हो, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य कितना है 7 बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हमें ये पता ही है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष फल, ये हम सब जानते हैं। तो इसी आधार पर हम अगर देखें इस भाग में, ये जो हमारा पहले वाले में भाज्य है 7, तो इसकी जगह पे लिखा हुआ है 7, फिर भाजक कितना है 5, फिर भागफल 1 आया है गुणे 1 और ये शेषफल हमारा 2 आया है। इसी तरह से हम इन सारे उदाहरणों में देख सकते हैं कि इसी नियम के तहत ये संख्याएं बन रही हैं। ओके, तो अब अगर जैसे यहाँ पर हमने दो धन पूर्णांक लिए हैं, जो संख्याएं एकदम स्पष्ट रूप से हमें पता चल रही हैं, इस नियम को ही हम अगर जनरलाइज करने की बात करें, एक सामान्य रूप से लिखने की बात करें, उसके लिए हम दो धन पूर्णांक लेते हैं। मान के चलते हैं कि वो धन पूर्णांक है हमारे, एक है a और एक है b। और अब यहाँ पर a को जो a है उस a को भाग दिया जा रहा है b से। तो b से जब a में भाग दे रहे हैं तो ये कुछ टाइम से यहाँ पर जाएगा और अगर यहाँ पे जो बचता है उसे हम r कहें, जितनी बार यहाँ इसमें भाग जाएगा उसे हम q कह रहे हैं और जितना बचेगा उसे हम r कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका भाज्य और इसे क्या बोलेंगे, भाजक।
तो अब हम इस नियम पे इसे फिट कर सकते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसे आप इस रूल पे लिखना चाहें इन दो संख्याओं ए और बी, संख्याओं मतलब ये दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए अगर आप इस पे लिखना चाहें इस रूल पे, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या, देखिए भाज्य बराबर भाज्य यहाँ क्या है ए इक्वल्स टू यहाँ पे भाजक कितना है बी इंटू यहाँ पे फिर क्या लिखना है भागफल कितनी बार गया था बी इंटू क्यू प्लस शेषफल, शेषफल कितना आर मान करके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इन दोनों धन पूर्णांक ए और बी के लिए। अब यहाँ पर एक बात हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा शेषफल है उस पर क्या असर पड़ता है जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे रहे होते हैं, या यूँ कह लो कि किसी एक भाजक से किसी संख्या को जब भाग देते हैं। तो अब उदाहरण के लिए जैसे हम ये लास्ट वाले उदाहरण में दोनों धन पूर्णांकों को लेते हैं 4 और 25 को, तो जब हमने 4 से अभी देखा 25 को भाग दिया तो 6 बार गया, 4 6 24 और यहाँ शेषफल कितना बचा 1। अब अगर इसी 4 से ही आप भाग दीजिए 25 की जगह पे अगर आपका 26 होता तो क्या होता 4 6 24 और शेषफल कितना बचता 2। अगर इसी 4 से आप 26 की जगह पे 27 को भाग दे रहे होते तो कितनी बार जाता 24 और यहाँ पे आता कितना शेषफल 3। अगर इसी 4 से आप भाग देते 28 को, अगर यहाँ पे संख्या 28 होती तो 7 बार 4 सते 28 7 बार जाता और यहाँ शेषफल आता 0। अब सोचो कि अगर 4 से आप भाग दे रहे होते कोई भी संख्या आप ले लो, मान लो मैं यहाँ 15 लेता हूँ तो ये कितनी बार जाता 4 3 12 और यहाँ कितना आता 3। इसी तरह से अगर 4 से आप 21 को भाग दे रहे होते तो कितना 4 5 20 और यहाँ कितना आता शेष 1। इसी तरह से अगर 35 को भाग दे रहे हो 4 से 35 को भाग दोगे तो 4 8 32 कितना बचता है 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारा जो भाजक होता है, भाजक से जब हम किसी संख्या को में भाग लगाते हैं तो जो शेषफल होता है वो हमारा क्या क्या बैठता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे भाजक 4 लिया और उससे तरह तरह की अलग अलग संख्याओं में भाग लगाया, तो वैसी दशा में हमारा जो शेषफल है वो निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भाजक 4 था तो हमारा जो शेषफल आ रहा था वो 0 आया, कभी 3 आया, कभी 2 आया, कभी 1 आया, फिर कोई भी संख्या ले रहे हैं 3 1 3 ऐसे ही 2 0, मतलब कि यही जो चारों संख्याएं आती हैं कभी 0 3 2 1 यही बार बार रिपीट होती हैं। यानी कि हम एक पैटर्न देख सकते हैं, जैसे जब हमारा भाजक था 4 तो वैसी दशा में हमारे पास शेषफल क्या क्या मिला 0 1 2 और 3। तो इसी तरह से अगर हमारा भाजक हम 5 रखते संख्या 5 को तो शेषफल क्या मिलता 0 1 2 3 और 4। इसी तरह से अगर आप भाजक आपका 3 होता तो यहाँ शेषफल क्या आता 0 1 2 ये आता। अगर भाजक 6 होता तो शेषफल क्या बनता 0 1 2 3 4 5। ओके, यानी कि आप देख रहे हैं जो भाजक संख्या होती है शेषफल हमेशा उससे एक कम आता है। और कहाँ से आना शुरू होता है 0 से आना शुरू होता है। तो अब इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से ले करके या और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन छोटा किससे बैठेगा जो भाजक होगा उससे छोटा होता है। तो यहाँ पर इस नियम में आप थोड़ा सा और भी इसे एक्सटेंड करके यानी कि अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ये जो शेषफल r होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और जो b होगा यानी भाजक, इस केस में हमारा भाजक क्या है b है तो ये b से छोटा होता है। ये जो चीज़ है
ये जो चीज़ है इसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ओके, यही जो हम लोग बहुत पहले से जानते थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो उसी कंसेप्ट को इसे सामान्य रूप में जब लिखता है इस तरह से, तो वही हम लोग जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से पढ़ते हैं। अब इसी को जो है बुक्स में हमारे अगर एक नियम से लिखता है, दूसरे शब्दों में लिखता है, कहता है कि दो धन पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा हो, इस नियम को संतुष्ट करने वाली दो पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। इसी चीज को इस रूप से अपनी बातों में बोलता है। इसे हम एक दूसरे शब्द में और भी बोल सकते हैं, जैसे कह सकता है कि यदि दो धन पूर्णांक a और b हैं, तब दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होती है, मतलब अपने आप आ जाती हैं, जिसके लिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा होता है, यानी इस नियम को पालन करता है। इसी चीज़ को जो हमने शुरू में उदाहरण आपको लेकर हम आपको बता रहे थे, वहाँ पर हम देख सकते थे कि जब हमने दो धन पूर्णांक लिया था, तो अपने आप जब हम उसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या के गुणज के रूप में लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे दो धन पूर्णांक अपने आप क्रिएट हो जा रहे थे, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया, तो यहाँ पर हमको एक संख्या यहाँ पे देखो क्रिएट हो गई और ये दूसरी संख्या क्रिएट हुई। इसमें हमने देखा एक संख्या एक क्रिएट हुई, दूसरी 4 विद्यमान हो गई। यहाँ एक 4 एक 3, यहाँ पर एक 6 और एक 1। अपने आप ही ये दो संख्याएं क्रिएट हो जाती हैं। अब ये दोनों संख्याएं क्या हैं? इसमें से एक है आपकी Q और एक है R। Q क्या है? ये वाली है Q और ये है R। यहाँ पे ये Q है, ये R है। ये Q का काम कर रही है, ये R का काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। और इसी चीज़ को जो हमने यहाँ पे अभी बात लिखी है, यही आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट। आप चाहे ऐसे लिखो इस शब्द में, चाहे इस शब्द में लिखो जो हमने यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। वास्तव में यही जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। बस अंतर इतना ही है कि इसी नियम को हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों पे तब तक लगाते जाते हैं कि जब तक हमें इस r का मान शून्य ना मिल जाए। और जब r का मान शून्य मिल जाता है, तो उसी जगह पर जिस वैल्यू के लिए r का मान शून्य मिलता है, उससे ही हम बोलते हैं उन दोनों धन पूर्णांकों का HCF बोलते हैं। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, उससे हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं, और उनका HCF ज्ञात करने की एक टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि सीधा सीधा हमारे इसी प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बेस्ड होती है, उसी पर आधारित होती है। और कहीं ना कहीं दोनों एक ही बातें हैं, बस अंतर इतना है कि स्टेप बाय स्टेप इसी रूल को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और HCF ज्ञात करने में दो धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके आगे इस पे आधारित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।